हेलो दोस्तों। दुनिया भर में प्रकृति के द्वारा मचाए गए कोहराम को तो आप देख ही रहे होंगे। किस तरीके से पहाड़ों पर बर्फ पिघल रही है, सी लेवल राइज हो रहा है और जगह जगह बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। तो कहीं लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस दुनिया भर में हो रहा है इस तरीके के क्लाइमेटिक चेंज के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो हाय, मैं हूं आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं डायनामिक स्टडी। सबसे पहले बात करेंगे यूरोप की, क्योंकि यह दुनिया का एक ऐसा हिस्सा है जहां इस साल सबसे ज्यादा क्लाइमेटिक चेंज और सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें आ रही है। इससे पहले मैं इसका एक कंप्लीट ब्यौरा दूं, आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। Life on Earth, from ecosystems to human civilization, is vulnerable to a changing climate. Scientific evidence now shows that the current human-caused global warming of 1.1 degrees Celsius is... Did you know 2021 was the fifth warmest year in India since 1901? In fact, the last decade was also the warmest ever in India. As climate patterns change, extreme weather events are being seen around the globe. While South Africa is witnessing heaviest rains in 60 years, the East and Horn of Africa are bracing for the worst drought in decades. Hurricanes have become more intense in the United States, and temperatures are breaking all records in the polar regions. India is no different. The impact of climate change are visible all over the Indian region too. What extreme events are expected in India? To answer that, scientists say snowfall over the Himalayas may get reduced, but intense cold waves will send chills. तो आपने देखा कैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक पर्टिकुलर कंट्री को नहीं, जबकि विश्व की अदर अदर कंट्रीज को भी इस तरीके की चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और इसकी प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ रही है। यूरोपियन कंट्रीज, अभी हम स्पेशली यूरोप के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो तबाही का कोहराम की जो तस्वीरें मिल रही है वो यूरोप से मिल रही है। यूरोपियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज के कंपैरिजन में ज्यादा ठंडी होती है, जहां हर वर्ष 18 से 20 डिग्री सेल्सियस को ही प्रचंड गर्मी माना जाता है। यानी वहां पे मई जून के महीने का जो टेम्परेचर होता है वो 18 से 20 डिग्री का होता है। वहीं पिछले कुछ सालों में या खासकर इस वर्ष की बात करें तो टेम्परेचर 20 डिग्री और अधिक बढ़ चुका है, यानी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। तो आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा क्लाइमेटिक चेंज की जो रिपरकशन होगी वो लोगों के ऊपर क्या होगी। लोगों की जो प्रोडक्शन है, लोगों का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो लोगों का बॉडी का जो एडॉप्शन लेवल है वो किस तरीके से ऊपर जा रहा है। बात करें कुछ खास शहरों और देशों की, तो लंदन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट सिटी माना जाता है, कैपिटल ऑफ ब्रिटेन इन यूरोप। सो वहां पे हम बात करें तो लंदन का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, पेरिस का 39 डिग्री सेल्सियस और पुर्तगाल का 40 डिग्री सेल्सियस तक रजिस्टर किया गया पिछले कुछ दिनों के अंदर। टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की माने तो 200 सालों में जो टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई 1.5 से लेकर के 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हुई। बट आने वाले 80 ईयर्स में सेम टेम्परेचर राइज हो सकता है, यानी जो पिछले 200 सालों में हुआ वो आने वाले 80 ईयर्स में होने वाला है। यूरोप के कई ग्लेशियर्स पूरी तरह से पिघल चुके हैं। साइंटिस्ट भी इस तरीके से हो रही और इस तेजी से हो रही क्लाइमेटिक चेंजेस को देख करके हैरान है। यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डेलीगेशन के द्वारा इसको लेकर के चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। यहाँ तक सेक्रेटरी जनरल ने तो यह तक कह दिया कि इस तरीके से जो क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिल रहा है ये हमारे द्वारा जो क्लाइमेटिक चेंज को लेकर के जो वादे करे गए थे इसको ठीक करने के, उसको ना पूरा करने का भी एक कारण है, जिसकी वजह से ये चेंज देखने को पिछले कई महीनों से दुनिया भर में क्लाइमेटिक चेंज से हाहाकार मची हुई है। लोग अपनी गर्मी को मिटाने के लिए ठंडे ठिकाने ढूंढ रहे हैं। यूरोप के कई देशों में पार्क से हरी घासें गायब हो रही हैं, तो कई नदियां सूख चुकी हैं। और बात करें सड़कों की, तो सड़कें भी कई जगहों पर टूटी हुई नजर आ रही हैं। घरों और दफ्तरों में लगे ग्लास और उनसे जो बनी छतें हैं वो भी पिघल रही हैं। यानी एक तरीके से देखें तो हर तरफ प्रकृति की वजह से बहुत बड़ी प्रलय आई हुई है। ब्रिटेन में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रजिस्टर करने के बाद वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी जो है वो इम्पोज कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंडीशंस देखने को मिल रही हैं इनके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपने देखा किस तरीके से वाइल्ड फायर, पुर्तगाल, फ्रांस और स्पेन, इन तीनों ही जगहों पर वाइल्ड फायर की वजह से भी टेम्परेचर इंक्रीज होता नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं काजेस क्या है इस तरीके के चेंजेस होने की। सबसे पहले काजेस की बात करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग, दैट इज द फॉरमोस्ट रीजन, जो कि सबसे बड़ा कारण है इस तरीके के चेंजेस या क्लाइमेटिक चेंजेस होने का, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसके बढ़ने के बहुत से कारण हैं, जैसे हमारी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्यों एक कारण मानी जा रही है? क्योंकि पॉपुलेशन की वजह से जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज है उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा बन रहा है। उन इन रिसोर्सेज को यूज करने के लिए उनका एक्सटेंशन बहुत लार्ज मात्रा में हो रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिली है। सेकंड ग्लोबल वार्मिंग का जो कारण हो सकता है वो हो सकता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स एक बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई करना, जंगलों को साफ करना फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए जो डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है ये बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद बात करें तो पोल्यूशन, आप जानते ही हैं कि पोल्यूशन की वजह से एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन, इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन, जो कल्टीवेबल लैंड है वो जो है काफ़ी ज़्यादा लो होती जा रही है। उनकी प्रोडक्टिविटी, वो एरियाज कम होते चले जा रहे हैं एक कंटिन्यूअस वे में। अब बात करेंगे इसके रिपरकशन। हीट वेव की जो मात्रा, सबसे पहले समझते हैं हीट वेव एक्चुअली में होता क्या। हीट वेव एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो एक एवरेज टेम्परेचर, या यूँ कहें कि वो एक जो कॉमन टेम्परेचर किसी प्लेस का रजिस्टर्ड करा जा रहा था पिछले 1 दशक 2 दशक से, उनमें करीब 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक का जब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर एक पर्टिकुलर एरिया का एक पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं हीट वेव, जो कि एक बहुत ही सेंटर्ड इशू रहा है इस ईयर्स में। मई और जून और जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आर्टिकल्स, न्यूज़ में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरा रिपरकशन की बात करें, दैट इज रिडक्शन इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। आई थिंक आपको याद होगा कि पिछले 2 महीने पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट, यानी जो व्हीट का एक्सपोर्ट था उसको उन्होंने बैन कर दिया था। रीजन क्या था कि ऐसे एंटिसिपेशंस देखे गए कि आने वाले कुछ महीनों में जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा लो होने वाला है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बफर स्टॉक है वो खुद कम हो जाएगा। इसकी वजह से इंडिया ने उसको फॉरेन में सेल करने से बैन कर दिया। सेकंड चीज, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, इसकी वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है और लगभग 20 सेंटीमीटर तक की सी लेवल में राइज देखने को मिले हैं। थाईलैंड की बात करें तो हाफ ऑफ द थाईलैंड की जो एरिया है, जो पॉपुलेशन है, वाटर थ्रेट के अंडर में है। 20% ऑफ जो बांग्लादेश का एरिया है वो भी वाटर थ्रेट के अंडर में। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वो शहर, वो नगर या फिर वो कंट्रीज जो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे बसी हुई हैं, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग बन सकता है।
मालदीव की बात करें जो कि कंप्लीटली सराउंडेड है इंडियन ओशन के द्वारा, तो उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ये इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ जो है वो हो सकता है। सेकंड वाइल्ड लाइफ जो वाइल्ड फायर है ये सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि ये भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग को और भी ज़्यादा टेम्परेचर एडिशन में वर्क कर रही है। दूसरा हमारे फॉरेस्ट जो है वो जल जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है लेवल पर स्पीशीज जो है वो एक्सटेंट होती जा रही हैं, इस तरीके की चीज़ें। ड्रॉट एंड फ्लड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अभी पिछले 2 वीक से हम कंटिन्यूसली न्यूज़ देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत सारे प्लेस, चाहे वो गुजरात हो, मुंबई हो, असम हो, वहाँ पे कंटिन्यूसली हमें न्यूज़ मिल रही है, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। और काफ़ी लो लेवल की नहीं कह सकते, इतनी ज़्यादा बाढ़ है कि जो ह्यूमंस को रीसेटलमेंट, उनकी रिहैबिलिटेशन की नीड्स भी जम रही है। उसके बाद बात करें ग्रास लैंड की, तो ग्रास लैंड्स ऑलमोस्ट लगभग बहुत सारी जगहों से जो है वो डिसअपियर होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है ये देखने को मिल रहा है, एक किसी स्पेसिफिक, एक किसी पर्टिकुलर कंट्री से नहीं, जबकि थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरे विश्व से इस तरीके की चीज़ें जो है वो रजिस्टर करी जा रही है, इनको रिपोर्ट करा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल फोकस की, यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्या ट्रीटीज, क्या एग्रीमेंट या क्या भी स्टेप्स लिए गए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पिछले 50 ईयर्स, यानी लास्ट 50 ईयर्स में क्या क्या स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको रियो डी जेनेरियो या अर्थ समिट के नाम से भी जाना जाता है। इट वाज हेल्ड इन 1992। इसमें एक बहुत ही, अगर बात करें, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लाया गया था, दैट वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बात कर लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसका एक सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर हम कोई भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर हम कोई भी स्टेप ले रहे हैं, तो अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को लेकर के हमें उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए, फिर हम उस डेवलपमेंट को करें। यानी जो चीज़, जो रिसोर्सेज का यूज़ आज हम कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज कल उनके लिए भी अवेलेबल होने चाहिए। ये सोच करके हमें जो है कोई भी डेवलपमेंट करना है, यानी हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है जो सतत रहे, जो कंटिन्यू रहे, उसको कभी ब्रेक ना लग पाए। दूसरी बात करते हैं अंटार्कटिक ट्रीटी की। अंटार्कटिक ट्रीटी 1959, अंटार्कटिक एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल 1991। ये कुछ ऐसी ट्रीटीज हैं, आपको पता होगा कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो हमारी अर्थ का है, वहाँ पे जो है आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन हो पाता है। वो ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन बहुत कम है, वहाँ पे मोस्टली कुछ कुछ एक जो है जानवर रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं, एंड वहाँ पे मोस्टली ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे जो है वो ग्लेशियर और स्नो देखने को मिल जाएगा। बट अब रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं कि वहाँ से भी जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, जो पहाड़ है बड़े बड़े स्नो से बने हुए वो पिघल रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में ये ग्लेशियर, ये पहाड़, ये जो बर्फ से बने हुए छोटे छोटे जो हिल्स हैं, ये जितनी ज़्यादा मात्रा में पिघलेंगे, उतनी ज़्यादा जो सी लेवल है वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये रीजन इसका बताया जा रहा है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करते हैं, दैट वाज साइंड इन 1987। ये ओजोन लेयर्स को लेकर के हुआ था। ओजोन लेयर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली एक फॉरमोस्ट लेयर है, जहाँ पे जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी जो यूवी रेज रिलीज होती है फ्रॉम सन, उसको प्रोटेक्ट करने का, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बात करें ओजोन लेयर्स के होल के बारे में, तो इसके होल को 1980s में ही डिस्कवर किया गया था, एंड साइंटिस्ट ने इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंता भी जाहिर करी थी। और अगर ओजोन लेयर से अल्ट्रा वायलेट रेजेस अर्थ पर पहुंच रही हैं, तो इसका एक कारण ह्यूमन ह्यूमन बॉडी में स्किन कैंसर, ह्यूमन ब्रीड्स, एनिमल ब्रीड्स को लेकर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिस्ट्रॉय होने पर भी इसका असर हो सकता है। पेरिस एग्रीमेंट एक काफ़ी बड़ा एग्रीमेंट है जो रिगार्डिंग इन्वायरमेंट को लेकर के लिया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल, जो कार्बन इमिशन, यानी जो इंडस्ट्रीज से निकल रहा जो धुआं होता है, जो कार्बन निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल साइन करा गया था इन 1997। और अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो कई रिपोर्ट्स ने, यानी कई ग्लोबल थिंकर्स ने इस चीज़ को पहले ही जाहिर कर दिया था, इस तरीके के इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स को, कि आने वाले 2 से 4 दशकों में इस तरीके की प्रॉब्लम वर्ल्ड को फेस करनी पड़ सकती है। इसी कड़ी में बात करें तो कुछ लिस्ट आउट जो रिपोर्ट्स हैं उनकी बात करें। सबसे पहले आवर कॉमन फ्यूचर 1987 में ब्रंटलैंड कमीशन या ब्रंटलैंड रिपोर्ट ये जारी करी गई थी, आवर कॉमन फ्यूचर, जिसमें पूरे ही वर्ल्ड के जो पीपल्स हैं उनको लेकर के बताया गया था कि हमें कैसे अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने की जरूरत है। दूसरी बात करें ग्लोबल थिंक टैंक की, जो कि क्लब ऑफ रोम है, 1972 में इन्होंने रिपोर्ट जारी करी, लिमिट्स टू ग्रोथ। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया, इन सारे खतरों का अंदेशा दिया, और उन्होंने बताया कि कैसे हमें अपनी ग्रोथ को लिमिटाइज करना चाहिए अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, हमें अपनी पॉपुलेशन को लिमिटाइज करना चाहिए अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, यानी जितनी हमारी अर्थ की कैपेसिटी है उतनी पॉपुलेशन हो, उतनी रिसोर्सेज को यूज करें, जिससे वो रिसोर्सेज रीजनरेट हो सके, यानी वो रिप्लेनिश हो सके। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो अलग अलग तरीके से बताई गई थी। तो ये था पूरा वीडियो जो कि मैंने आपको क्लाइमेट चेंज पर बताने, मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बताना चाहिए, इसके रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मुझे मिल रही थी, तो मैंने इस पे एक वीडियो बनाया। तो अगर बात करें तो आने वाली 1-2 दशक या 4-5 सालों में अगर गवर्नमेंट ने कुछ हार्ड स्टेप्स नहीं लिए रिगार्डिंग एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये काफ़ी बड़ी, यानी बैक टू वर्स्ट जा सकती है कंडीशन, और काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पोल्यूशन कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, एफॉरेस्टेशन और रिवर प्रोटेक्शन को लेकर के गवर्नमेंट को, एक पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट को नहीं, जबकि थ्रू द कंट्री जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एनजीओज चल रहे हैं, उनको जो है इसके बारे में सोचना चाहिए, उस पर हार्ड स्टेप्स लेने की जरूरत है। एंड होपफुली हमें भी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वी आर जस्ट एक, हम भी इस पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक छोटी सी यूनिट है, और हमारे ही करने से ये चेंजेस हो सकते हैं, चेंजेस पॉसिबल है। सो प्लीज जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी गाइडलाइंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी जा रही हैं, उनको केयरफुली फॉलो करें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। और इसके रिगार्डिंग एक काफी बड़ा, एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल जो है एक कैंपेन चलाया गया है वर्ल्ड लेवल पे, दैट इज सेव सोइल। तो आप प्लीज उससे जुड़ने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के, पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के और प्लांटेशन को लेकर के जागरूक हो, लोग अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इस तरीके से नॉलेजेबल वीडियो आप और भी चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।